हे गाइस, वेलकम टू इन्फो वाला। तो पिछली वीडियो पे काफ़ी आपने प्यार दिया था। सर की वीडियो थी, सर के साथ थी, तो उसमें बहुत सारे अच्छे कमेंट आए थे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज सर से फिर एक बार मुलाकात हो रही है। तो स्वागत करते हैं सर। अगेन आप समय देने के लिए आपका धन्यवाद सर। सबसे पहले तो धन्यवाद। और मैं कहूँगा कि पिछला वीडियो जिस तरीके से अभूतपूर्व सफल रहा है, जी इस वीडियो में भी उन विद्यार्थियों के वैसे ही अगर प्रश्न हल हो जाए तो मुझे लगेगा कि बहुत बड़ी खुशी होगी। और आप उनके माध्यम से जो भी प्रश्न हो सकते हैं आप हमें ज़रूर सूचित करिए, ताकि जितना हो सके हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो गाइज, ये वीडियो का मैं फ्रेमवर्क बता देता हूँ। ये वीडियो हमारे हिंदी मीडियम छात्र को लेके है और साथ ही जो मेंस देने वाले हैं पेपर उनके लिए है। और कहीं ना कहीं 2023 और 24 के लिए जो प्रिपेयर्ड होने वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी यूजफुल होने वाली है। और साथ ही सर उनकी क्या हेल्प करेंगे, ये सारी चीज़ इसमें कवर किया जाएगा। तो सर, सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए क्या आप कहेंगे। अभी उनका स्टार्टिंग होने जा रहा है, प्री हो चुका है, उनके लिए सर क्या कहेंगे। वैसे तो मैं कहूँगा कि माध्यम कोई भी हो, पर अगर इस समय प्री का एग्ज़ाम निकल गया है जी तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन, जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ही रिजल्ट आता है। यूपीएससी में 3 घंटे की पेपर हैं और 150-250 शब्द लिखने होते हैं। कोई महानतम कृति निर्मित करना नामुमकिन है, लेकिन उन 3 घंटों में जो व्यक्ति अच्छी तरह से रिकॉल कर पाएगा चीज़ें, उसका रिजल्ट कन्फर्म आता है। मैं दूसरी चीज़ कहूँगा कि जो इस समय मेंस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, वे कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेपर 1, पेपर 4, ऑप्शनल, इस पर ज़्यादा पकड़ बनाएं। पेपर 2 और पेपर 3 को सिलेबस में जितना है उतना ही कवर करें। ज़्यादा पढ़ने का प्रयास ना करें, चिंतन ज़्यादा करें। जहाँ पीटी फैक्ट की परीक्षा मानता हूँ मैं, मेमोरी की परीक्षा मानता हूँ मैं, वही मेंस विश्लेषण की परीक्षा है। जितना व्यक्ति विश्लेषण कर पाएगा, एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि व्यक्ति विश्लेषण कैसे कर सकता है। जब विश्लेषण करने बैठो तो आप उसके हर पहलू को सोचो कि अच्छा और बुरा क्या हो सकता है। जैसे कोई अगर कहता है कि भारत का जो संविधान है, उस संविधान में केंद्र और राज्य 2 शक्तियां है और भारत फेडरल सिस्टम है, तो भारत के फेडरल सिस्टम में केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी गई। तो इसको 3 नजर से देख सकते हैं। केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी गई, यह भारतीय संविधान की विशिष्टता है। केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी गई, यह तो संघात्मक का विरोध है, संघ सिद्धांत के विरोध में है। दोनों पक्ष। तीसरा एक और पक्ष, केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई, शायद इसके पीछे हमारे देश में एकता और अखंडता को बनाए रखने का कारण होगा। तो हमें सोचना चाहिए कि अच्छा, संघ क्या होता है, संघ का मतलब क्या है, संघ में क्या चीजें होनी चाहिए थी, कौन सी चीजें नहीं हैं, और कौन सी चीजें भारत में है और नहीं होनी चाहिए थी। तो इसे कहते चिंतन करना। अब विद्यार्थी क्या कर रहा है, लक्ष्मीकांत की किताब उठाई, उसे पढ़ रहा है, उसे याद कर रहा है, लेकिन उसको समझना क्या है, उसका पर्सपेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था, उन चीजों पर भी थोड़ा गौर करिए। जैसे खास करके छोटी सी कोई घटना सुनाई आती है कि महाराष्ट्र में विधानसभा में कई तरीके की चीजें हुई, तो आपको उसका विश्लेषण करते आना चाहिए कि अच्छा, दल बदल का कानून भी था, यहाँ पर कई सारी चीजें थी। तो मेंस के विद्यार्थी जितने हैं, वे जितना ज्यादा इस तरीके से तैयारी करेंगे उतने जल्दी सफल होंगे। चीजें 10वीं 12वीं जैसी नहीं कि इतना याद कर लिया, रट लिया और सिलेक्शन हो गया। क्योंकि मेंस में जो प्रश्न आप देखेंगे वो अपनी जिंदगी में आपने इसके पहले नहीं देखा था। हाँ, उस प्रश्न का कंसेप्ट आप सुन चुके होंगे, उस तरीके की बात आपने पहले सुनी होगी, तरीके जैसी बात होगी, पर हूबहू प्रश्न आपको नहीं मिलने वाला। सर, थोड़ा सितंबर में उनका मेंस होने वाला है, तो सर एक बार राइटिंग स्किल एक बार थोड़ा कुछ अपनी तरफ से बता सकते कि कैसे पॉइंट टू पॉइंट वहाँ की जाती है, कुछ शॉर्ट में अगर बताना चाहें सर इस राइटिंग के बारे में। राइटिंग में बहुत संक्षिप्त में, वैसे तो मैंने कई वीडियो बनाए हैं राइटिंग पर मैं 3 बातें बिल्कुल संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। राइटिंग जब भी करना हो स्टूडेंट्स को, तो ज़रूरी है उसका रिवीजन बहुत अच्छा हो, क्योंकि बिना रिवीजन, बिना चीज़ों के राइटिंग करोगे तो निश्चित रूप से बकवास भर दोगे। तो पहला रिवीजन बहुत ज़रूरी है राइटिंग से पहले।
दूसरा, सब्जेक्ट के अनुसार राइटिंग की डिमांड होती है। जैसे मान लीजिए मैं आपको पॉलिटी लिखने के लिए कहूँ, एक साधारण से व्यक्ति से पूछो कि भारत में भ्रष्टाचार पर आपके क्या विचार हैं, तो कोई भी लिख देगा, भाई आप भी लिख दोगे, 10वीं पास बच्चा भी लिख देगा। लेकिन जब यूपीएससी का वास्तविक विद्यार्थी लिखेगा तो वह लिखेगा कि भ्रष्टाचार निरोधी कानून क्या कहता है, भ्रष्टाचार के लिए भारतीय संसद और संविधान सुप्रीम कोर्ट की क्या परिभाषाएं हैं। तो ये जो फ्रेमवर्क होता है, जिसे हम कहते हैं भाई पॉलिटी का आंसर लिखना है ना, आर्टिकल देखो, संविधान क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, उस परिप्रेक्ष्य में। ज्योग्राफी का आंसर अगर आपको लिखना है तो ज्योग्राफी के आंसर में आप कोशिश ये करिए कि जितना ज्यादा मैप यूज कर सकते हो, जितने डायग्राम यूज कर सकते हो, उतना आपको इफेक्ट देगा। इकोनॉमिक्स के आंसर दिखने हैं तो आपको सरकारी योजनाएं देनी पड़ेगी, डाटा देना पड़ेगा, चीजें बतानी पड़ेगी कि हाँ मैं इकोनॉमिक्स में जानता हूं कि क्या चल रहा है। यदि आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, हिस्ट्री पढ़ा बता रहे, तो हिस्ट्री में आप थोड़ा सा सीक्वेंस पर बातें करिए ना भाई। ऑब्वियसली डेट, भले ईयर ना बताइए, डेट ना बताइए, लेकिन ऑब्वियसली मुगल में पहले कौन मुगल आए, दिल्ली सल्तनत में कौन सा वंश पहले आया, या भारत में यूरोपियन आगमन हुआ, तो एक सीक्वेंस होगा ना, सीक्वेंस का महत्व रहेगा। याद रखिए कि मेंस की आंसर राइटिंग प्रत्येक विषय की कुछ डिमांड को मांगती है, तो दूसरी है विषय की डिमांड को पूरा करिए। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, आप प्रश्न के मूल बिंदु को पहचानिए। प्रश्न के मूल बिंदु मतलब प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। जैसे एक छोटा सा मैं प्रश्न बताऊं कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, आलोचना कीजिए। अब प्रश्न तो वही है, भारतीय संविधान सबसे बड़ा संविधान, लेकिन आलोचना करनी है, बुराई करनी कि नहीं, संविधान बड़ा नहीं है। वास्तविक रूप में संविधान में स्पष्टता लाने का प्रयास किया गया, संघवाद जैसी विचार को स्पष्ट करने का विचार किया गया। अब किसी ने कहा नहीं भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, टिप्पणी कीजिए। अब फिर मुद्दा वही है, लेकिन अब टिप्पणी करनी है तो हम कहेंगे जी हाँ, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लेकिन लिखने वालों ने ये सोचकर थोड़ी लिखा था कि हम दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखने जा रहे हैं। वो बताना चाह रहे हैं, हम सरल करना चाह रहे हैं, सिंपल करना चाह रहे हैं चीजों को, तो टिप्पणी करना है, अपने कमेंट्स देना है। अब मान लीजिए प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, वास्तविक रूप में यह उस उपस्थित जो संविधान सभा के सदस्य थे उनके लक्ष्य के रूप में था, तब हम कहेंगे नहीं भाई ये लक्ष्य नहीं था। लेकिन जब बनाते चले गए, चीजें स्पष्ट करते चले गए, तो बड़ा हो गया। तो तीन बातें, रिवीजन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिमांड, और प्रश्न क्या मांग रहा है उसको बताओ। ऐसा नहीं है 10वीं जैसा कि भाई मैंने तो पढ़ लिया है भारतीय संविधान सबसे बड़ा संविधान है, अब वो कुछ भी पूछे मैं तो यही लिखूंगा, तो वो तो खतरनाक होगा। सर, मुखर्जी नगर में आपने अपना ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट किया है, तो कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम के लिए आप कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, तो सर उनके लिए आप अभी क्या स्कीम लाए हैं हिंदी मीडियम के लिए? मैं इसे स्कीम तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि बहुत खुलकर ताकत से उतरे हैं हम जी। और मंडे टू फ्राइडे क्लास, सैटरडे बिल्कुल फिक्स टेस्ट, ये एक सिस्टमेटिक पैटर्न है। कई बच्चे विद्रोही भी हो रहे हैं, होना भी चाहिए, मुझे पता भी चले कि कितने लोग हैं जो झेल पाएंगे, कितने नहीं हैं। और मैं तो कहूँगा कि जो भी मतलब विद्रोही होते हैं या जिनको लगता है कि हम अपने तरीके से, मैं चाहता हूँ निकलो भाई, मुझसे शत्रुता से अगर तुम्हारा चयन होता है, मुझे इससे ज्यादा बड़ी खुशी नहीं है। क्या दिक्कत है, थोड़ी सी शत्रुता ही होगी और क्या होगा, लेकिन तुम्हारा चयन होगा, तुम्हारी लाइफ बनेगी, मुझे उसमें ज्यादा खुशी है। दूसरा, जो मैंने प्रोग्राम लाए हैं, फिर वो टेस्ट सीरीज भी शुरुआत कर रहा हूँ मैं, पूरी ईयरली टेस्ट सीरीज, एनसीईआरटी वाला फाउंडेशन 2024, 25, 26 के बच्चों के लिए। मुझे बड़ी खुशी है, कई बच्चे हमारे पास 2026 के हैं, अभी से पूरी ताकत से लगे हुए हैं। और एनसीईआरटी ग्रास रूट बैच मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें 10 महीने केवल एनसीईआरटी कवर कराऊंगा मैं देखूं तो सही कितना बेस कमजोर हो सकता है, तो एक बेस इतना स्ट्रांग बना दे कि उसकी डेवलप थिंकिंग पावर बढ़ा दे। तो बिल्कुल 2-2.5 साल का एक प्रोग्राम लेकर आए हैं हम। साथ ही साथ सीसेट की जो वीकनेस है, तो सीसेट में तो हमसे ज़्यादा अभी 11 वर्षों से कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं हम, तो हमसे ज़्यादा बड़ा उसमें एक्सपर्ट कोई नहीं होगा शायद, भले ही लोग कहेंगे कि इगोइस्टिक बात है, लेकिन 11 साल, जब दुनिया में पहली सीसेट आई थी तो पहली बैच मुखर्जी नगर में मैंने ही पढ़ाई थी, पूरे ताकत से पढ़ाई थी। तो कहने का अभिप्राय यही कि पूरा फोकस रहे, केवल हिंदी माध्यम में मैं बाइलिंगुअल क्लासेस ले रहा हूँ, और इसी मकसद से ले रहा हूँ जिनके अंदर ताकत है, जिनको लगता है कि मैं कर सकता हूँ। मैंने फीस सेकेंडरी रखी है,
और स्कॉलरशिप भी टेस्ट रख रहा हूँ मैं। जिन भी बच्चे को लगता है कि हाँ वो स्कॉलरशिप टेस्ट देकर देखना चाहता है वो दे सकता है। मुझे तो योग्य बच्चे चाहिए भाई, मुझे तो 100 बच्चे ताकतवर मिल जाए जो कहे सर कितना पढ़ना है मुझे बताइए, मैं तैयार हूँ। वो आपके अंदर है, ताकत होनी चाहिए। हाँ निश्चित ऑपरेशन कोस्ट थोड़ी सी आती हैं, तो एक मिनिमम प्राइसेस, मिनिमम फीस मैंने रखी हुई है। अगर मैं मार्केट में कहूँगा तो 2-2.5 लाख रुपए फीस है, मैं 90,000 रुपए में मिनिमम करवाता हूँ। पर उससे में भी अगर आपके अंदर ताकत है, गट्स है, स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए, मैं 50% ऑफ कर देता हूँ। ये मेरा खुला चैलेंज है। आप मेरे स्कॉलरशिप टेस्ट में ज़्यादा टिपिकल नहीं, बिल्कुल सिंपल टेस्ट होगा, जो भी जीएस पूछती है यूपीएससी, उसी में आप 50% कर दीजिए, 50%, 55% कर दीजिए, मैं 50% ऑफ कर दूंगा। तो गाइज ये बेनिफिट लेने के लिए और सर के साथ जुड़ने के लिए इस गिवन नंबर पे आप अप्रोच कर सकते हैं सर की टीम से, वो आपको सारी चीज़ें बता देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन एक ये है कि 10 महीने के करीब रह गए हैं, 9-10 महीने, 23 को टारगेट जो कर रहा है सर, उसके लिए एक स्टेप वाइज बता दीजिए कि स्टेप वाइज उनका क्या मतलब पूरा अप्रोच होना चाहिए, माइंड सेट क्या होना चाहिए, वो 3-3 महीने के अल्टरनेटिव कुछ करें या फिर एक माइंड सेट से ही चलें पूरे 10 महीने। वैसे मैंने इसको बहुत विस्तार से एक क्लास लिया था, मिशन लवासना, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से बताया था। बहुत सिंपल है, 10 महीने बचे हैं। इन 10 महीनों में पहले तो हम 4 महीनों पर सोचेंगे नहीं, क्योंकि वो रिवीजन है। जितना रिवीजन होता है सिलेक्शन उतना ही है, क्योंकि पहली एग्जाम मेमोरी की एग्जाम है, जिसकी मेमोरी जितनी 2 घंटे में उतने आंसर वो निकाल पाएगा। आपके पास 6 महीने हैं, 6 महीनों को आप डिवाइड कर दीजिए 3 हिस्से 2-2 महीनों में। पहले 2 महीनों में 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट को पकड़ लीजिए, पूरा कंप्लीट करिए उसको। रिवीजन का ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, संडे के दिन या डेली जितना पढ़ लेते उसी को एक बार रिकॉल कर लीजिए, उसी को रिवीजन समझिए। फिर अगले 2 महीने में और 3 सब्जेक्ट उठाइए, और आखिरी के 2 महीने नवंबर दिसंबर में या जनवरी 31 तक में भी अब वो सब्जेक्ट उठा लीजिए जो आपके जितने बच गए। तो पहले 6 महीने 7 महीने में आप कंप्लीट कर लीजिए अपनी पूरी की पूरी नोट्स, मतलब इसे मैं स्टेप 1 कहूँगा, कंसेप्ट बिल्डिंग, क्लासेस एंड नोट्स मेकिंग, ये कंप्लीट कर लीजिए। ये 6 महीने का काम है आपका, 6-7 महीने में होना चाहिए। और नोट्स बनाइए, भले कितने भी शॉर्ट्स नोट्स, लेकिन नोट्स बनाइए। नहीं नोट्स बनाओगे तो रिवीजन करते समय बड़ी दिक्कतें आती हैं। फिर आप जनवरी में आ जाते हैं, फरवरी से शुरुआत कर दीजिए आप रिवीजन, प्रैक्टिस और सी सेट की प्रैक्टिस। आप कहेंगे सी सेट कब? तो नवंबर में आप सी सेट की शुरुआत कर सकते हैं, अक्टूबर में। जिनका एवरेज है सी सेट, जिनका बहुत वीक है, वे अभी से सैटरडे संडे सी सेट शुरू कर दीजिए। जिनका एवरेज है वो अक्टूबर से शुरुआत करें। जिनका अच्छा है वो फरवरी से सी सेट की प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, डेली 1 आवर। तो अब हम आते हैं फरवरी से लेकर मार्च, इन 2 महीनों में हमारा पहला रिवीजन होगा। अप्रैल 1 महीने में हमारा दूसरा रिवीजन होगा, और 20 दिनों में, मई तक 20 दिनों में तीसरा रिवीजन। चौथा रिवीजन भी आप कर सकते हैं 21 से लेकर 27 मई तक। अब आते हैं टेस्ट सीरीज पर। जिन लोगों ने 2021 का एग्जाम दिया, 22 का एग्जाम दिया और वो नहीं हो पाए, वे अभी से टेस्ट सीरीज शुरू कर सकते हैं, ताकि रिवीजन हो जाएगा। पर जो लोग फ्रेश हैं, जो भी शुरुआत कर रहे हैं, अभी आप जनवरी से टेस्ट सीरीज को शुरू करिए। कोई जल्दबाजी मत करिए, दुनिया जैसे चल रही हमें नहीं चलना है। थोड़ा आंख और जो होता है ना कान बंद रखिए, और संतुलित होकर पढ़ाई ज्यादा करिए, खुद पर भरोसा करिए और चलने दीजिए उसके अकॉर्डिंग, तो चीजें ज्यादा सिस्टमेटिक ढंग से हो पाएगी। भटकाव मत होने दीजिए, असंतुलन मत पैदा करिए, और प्रायोरिटी को तय करिए कि पहले क्या और बाद में क्या। थैंक यू सो मच सर, इतना टाइम देने